कैसे हैं आप सारे। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे बढ़िया होंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और मैं अभी अपना दिन एंड करने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको रोज़ जो है वो रात को जो भी मैंने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड कोई भी मैं आपको एक टॉपिक लेके समझाऊंगा। ठीक है। और उसी तरह आज हमारा पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो आपको कभी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्री में ही नहीं बल्कि मेंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ यूपीएससी, यूपी, पीसीएस या किसी स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए नहीं। हर अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है फिर भी उसको अपने मौलिक अधिकारों के लिए उसको देखना चाहिए। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट, अब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो। ठीक है। अब लक्ष्मीकांत में और आपको अब आजकल आपको पता है अब जैसे 2023 में कैसा पैटर्न था यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। तो हमें उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें थोड़ा लक्ष्मीकांत से थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ेगा। हमें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब हम। तो अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते होंगे तो कभी भी आपने ये नहीं सोचा होगा, मोस्ट ऑफ द बंदों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और लीगल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है। हो सकता है किसी किसी बंदे ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट के बारे में सोचा हो, पर नेचुरल राइट क्या होता है ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा मेरी वीडियोस को देखने में। और आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी मेरी इन वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे नेचुरल राइट्स के साथ। एक सेकेंड। सबसे पहले हम शुरुआत करें नेचुरल राइट के साथ। अब नेचुरल राइट होता क्या है? नेचुरल राइट का मतलब है कि ये ऐसे राइट्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब नेचर से मिलने का मतलब क्या होता है? अब देखो, आप खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, आप कुछ भी करते हो। ठीक है। नेचुरल राइट्स का मतलब होता है जो आपके जन्म सिद्ध अधिकार, जिसको हम बोलते हैं ना, कि जो जन्म से आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदे के सेम सेम नेचुरल राइट्स होते हैं। ठीक है। अब मान लो कि कोई, हाँ ठीक है। अब उसके बाद दूसरे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है। अब ये ऐसे राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में लिखे हुए हमारे अधिकार होते हैं। ठीक है। और तीसरे आते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है। ये भी एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, इसका मैं आपको डायग्राम नीचे बताता ना। पर फंडामेंटल राइट वो राइट हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड पार्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास लीगल राइट। अब लीगल राइट से हम ये समझते हैं, लीगल मतलब कुछ ना कुछ उसके लिए लॉ बना होगा। ठीक है। जो जो हमें राइट्स मिलते हैं किसी लॉ के थ्रू, उसको हम बोलते हैं लीगल राइट। जैसे हमें राइट टू वोट मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब ये है कि जितने भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखे हुए हैं वो, मतलब अगर आप देखोगे, अगर आपने सी सेट की थोड़ी बहुत भी अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो एक बड़ा सेट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है और उसके अंदर से एक छोटा सबसेट हमारा फंडामेंटल राइट होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक फंडामेंटल राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे, हर एक फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये फंडामेंटल राइट। पर हर एक नेचुरल राइट जो है
हर एक फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो फंडामेंटल राइट होगा उसमें से ऐसे बहुत सारे राइट होंगे जो फंडामेंटल तो नहीं होंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होंगे। ठीक है, अब जैसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना या कुछ भी आप ले लो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है किसी बंदे का, पर वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये लग गया होगा पता। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे, ठीक है, वो इंडिया में कैसे अलग है बाकी कंट्रीज से। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं। अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया कि भाई नॉन सिटीज़न को भी हम राइट दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट निकला था ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट से मतलब ये था सॉरी, कि जितने भी इस वर्ल्ड में ह्यूमन रह रहे हैं उनके लिए उनका मौलिक अधिकार सेम होगा, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश। मतलब हमने सभी को, ह्यूमंस को एक जैसा समझना है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको जो है वो नॉन सिटीज़न के लिए भी जो है वो रखा था। ठीक है, अब इसमें दूसरा इंडिया का यूनिक फीचर क्या है कि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं है लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। ठीक है, अब प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट रखने का हमारा यही मतलब था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कोई भी हमसे वो छीन ना सके, चाहे वो एक पर्टिकुलर बंदा हो या पूरी पूरी कम्युनिटी हो या पूरा पूरा स्टेट हो। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको पहले आर्टिकल की तरफ लेके जाऊंगा जो है आर्टिकल 12। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक फंडामेंटल राइट का ये जो मैंने ब्रैकेट में डायग्राम बनाया मैं आपको उसको समझा देता। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, रुको एक सेकेंड ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना वो स्टेट के ऊपर एज अ लिमिटेशन का काम करते हैं। ठीक है, पर अगर स्टेट जो है वो अपनी सीमा का उल्लंघन करके किसी एक बंदे के खिलाफ जो है वो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट जो है वो उल्लंघन किया जा रहा था वो सीधे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, समझ गए, मतलब सिंपल सी बात है, इसका फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे स्टेट के ऊपर एज अ लिमिटेशन है। ठीक है, पर अगर स्टेट जो है कुछ अगर ऐसा काम करता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पर्सन का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होता है, उल्लंघन होता है उसका, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा स्टेट। ठीक है, अब इस स्टेट से हम क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसमें स्टेट में हमारे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, स्टेट के भी और सेंटर के भी। ठीक है, उसके बाद स्टेट की लोकल अथॉरिटी और उसके बाद अदर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा मैंने इसके ऊपर हाईलाइट टाइप का क्यों किया है। ठीक है, वो मैं आपको नीचे बताता। ठीक है, पर आपको ये याद रखना है कि स्टेट में हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात तो कर दी, पर जो हमारे उसका थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड नहीं होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर कभी भी फंडामेंटल राइट जो है उसका वोलेशन होता है,
किसी एक कोर्ट के द्वारा या किसी एक जज के द्वारा, ठीक है। तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट पे अपील नहीं कर सकते, ठीक है। बस आप ये याद रखो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अदर अथॉरिटी का क्या मतलब है, ठीक है। अब अदर अथॉरिटी का ये मतलब है, और हमने अदर अथॉरिटी से हमने क्या समझा, ठीक है। हमने ये क्यों लिखा अदर अथॉरिटी, हमने स्पेसिफिक किसी अथॉरिटी का नाम क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने अदर अथॉरिटी इसलिए लिखा ताकि हम थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में स्टेट की डेफिनेशन को ले सकें। अब हमने ऐसा क्यों करना था, क्योंकि देखो 1990 में जो हमारे रिफॉर्म हुए थे, ठीक है, और बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जो पब्लिक वर्क था वो प्राइवेट एंटिटीज़ करना शुरू कर दी थी, ठीक है। अब प्राइवेट एंटिटीज़ में क्या होगा कि अगर वो किसी राइट को वोइलेट करते थे या वोइलेट करेंगे तो उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने इधर अदर अथॉरिटी का यूज़ किया ताकि हम जो छोटी से छोटा भी जो है अगर कोई भी वोइलेशन हो रहा है हम उसको जो है वो बचा सकें या लोगों के फंडामेंटल राइट को वोइलेट होने से बचा सकें, ठीक है। अब अदर अथॉरिटी में ये मैंने आपको बता दिया। अब अदर अथॉरिटी में सबसे पहले हमने रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया। रिस्ट्रिक्टिव व्यू का मतलब ये होता है कि हमने जैसे पहले अदर अथॉरिटी था, ठीक है, हमने अदर अथॉरिटी से हमने वही समझा कि इनसे रिलेटेड अथॉरिटी जैसे लोकल, जैसे म्यूनसिपैलिटी होगी, पंचायत होगी, हमने पहले उस उसको ही ले रहे थे, ठीक है। तो अब हम उस उसको क्यों ले रहे थे मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ कि हमने छोटा क्यों लिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर उसको समझना है हमने, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम बड़ा ब्रॉड व्यू ले लेते उसका तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ना था। तो अगर हम उसका ब्रॉड व्यू लेते तो उससे हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने थे फंडामेंटल राइट में। अब मान लो अगर आपने किसी शॉपकीपर को भी आपने जो एज अ स्टेट का उसको दर्जा दिया, तब शॉपकीपर, अब आपको पता है कि वो 30 रुपये की फैंटा की बोतल 35 में देते हैं, तो आप उसके चक्कर में भी जो है वो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हो या जो भी है, वो तो चलो अलग मैटर है, पर मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग को हमने अवॉइड करने के लिए पहले हमने उसका रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया, ठीक है। अब इसमें से ये तो था प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 12, ठीक है। अब मैं आपको इसमें मेंस से रिलेटेड भी आपको कुछ बता देता, ठीक है। अब प्री और मेंस में आपको सिंपल ये डिफरेंस रखना है, बेसिक आपका कंटेंट तो यही रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी यही रहेगी। उसके अलावा आपको एक दो जो है वो केस स्टडी या कोई केसेस वगैरह जो आपको ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपका आंसर जो है वो एज अ लो वाले पर्सन की तरह लगे, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि हाँ इसको नॉलेज है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस देखते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने एजुकेशन को स्टेट की डेफिनेशन से बाहर रखा था। अब इस डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो एज अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट रहे, ठीक है, मतलब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट मतलब इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। पर दूसरा केस हुआ जिसका नाम था अजय खासिया केस, ठीक है, 1981 का केस था ये। इसमें जो रीजनल स्टेटस था हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर का, उससे रिलेटेड वो था कि वो स्टेट है या नहीं है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 टेस्ट निकाले। अब इन 4 टेस्ट से हम पता करेंगे कि कोई भी एक एंटिटी स्टेट है या नहीं है, ठीक है। अब वो 4 टेस्ट क्या थे, ठीक है। पहला टेस्ट था कि जो भी उसका शेयर कैपिटल शेयर था, मतलब जितना भी वो अर्न कर रही थी वो गवर्नमेंट उसको रखेगा, ठीक है। दूसरा ये था कि जो वो पैसा कमा रहा है वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है कोई एंटिटी
कि वो अपना एक्सपेंडिचर जो है वो खुद ही उसको मैनेज कर पा रही है। ठीक है। अब तीसरा है कि जो उसका कंट्रोल है ना वो स्टेट कर रही है। ठीक है। और चौथा है कि वो पब्लिक फंक्शन की तरह वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एक जो है रीसेंट एग्जांपल की तरफ लेके जाऊंगा, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो, कि बीसीसीआई आपको पता है वो बहुत बार न्यूज़ में रहता है और इससे रिलेटेड बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं कि ये स्टेट है या नहीं है। हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में ही आ जाए। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इन्हीं जो हमने ये टेस्ट लिखे थे, हम इन्हीं इसी बेसिस पे जो हम बीसीसीआई का वो निकालने की कोशिश करते, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते कि ये स्टेट है या नहीं है। ठीक है। तो पहला जो था इसकी टेस्ट का पहला वो जो था, एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो नहीं। आपको पता है भाई बीसीसीआई एक अलग एंटिटी है जो जिसका शेयर होल्डर जो है वो उसी के पास है। ठीक है। दूसरा इसका टेस्ट था, फाइनेंशियल असिस्टेंट सो लार्ज डेट बॉडी मीट एंटायर एक्सपेंडिचर, तो हाँ। तो आपको पता है बीसीसीआई कितना ज़्यादा पैसे वगैरह कमाते हैं, तो वो अपना अपना एक्सपेंडिचर खुद ही उठा लेते हैं। ठीक है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल, तो ये नहीं, क्योंकि वो जितने भी मैचेस होते हैं वो खुद ब खुद करती है। ठीक है। और चौथा है परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू पब्लिक फंक्शन। ठीक है। अब इसमें हमने लिखा है यस। अब यस का मतलब ये है कि जब भी बीसीसीआई को इंटरनेशनल मैच खेलती है, ठीक है, तो वो एज अ बीसीसीआई की टीम रिप्रेजेंट नहीं करती है, पर वो एज अ टीम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब टीम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। वो एज अ पब्लिक फंक्शन जो है वो उसको परफॉर्म कर रही है। ठीक है। अब अदर अथॉरिटी से रिलेटेड हमारा दूसरा केस है उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 का। ठीक है। हमने इसमें इंटरप्रिटेशन जो हमने पहले जो है वो नैरो रख के रखी थी, अब हमने उसको ब्रॉड कर दिया है। ठीक है। ताकि फंडामेंटल राइट जो भी वॉयलेट हो रहे हैं वो छोटे से छोटे इंस्टेंस में भी वॉयलेट ना हो। ठीक है। समझ आ गया हो गया मुझे लगता है आपको आर्टिकल 12। अगर आपको किसी भी आर्टिकल से किसी भी उससे कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा या कुछ होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका आंसर जो है वो पक्का नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 क्या बोलता है हमें, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। अब जी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है। हमने जुडिशरी को पावर दी हुई है कि वो रिव्यू कर सके। ठीक है। अब रिव्यू वो क्या करेगा, सबसे पहला करेगा वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा करेगा एक्ट ऑफ जुडिशरी। सॉरी यहाँ पे लेजिस्लेटिव होगा ना, सॉरी एग्जीक्यूटिव होगा ना। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम होता है या जुडिशरी सुप्रीम होता है, और इन दोनों का मतलब सेम होता है या नहीं होता है। ठीक है। ये बहुत बार स्टेटमेंट में आया है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जब आप प्रीलिम्स में करोगे तो मैं बताता आपको कि हाँ ये सुप्रीम होता है। ठीक है। और दोनों सेम होते हैं, पर आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। ठीक है। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ही जो है वो अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास कुछ कुछ ही पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट, है ना। तो इससे हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम तो है, पर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो जजेस बोलते हैं अपने अलग अलग केसेस में। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो जजेस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जजेस भी जो है या सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सुप्रीम है। ठीक है। अब मैं आपको आर्टिकल 13 के वो बताता कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है। ठीक है। सबसे पहले ये इंक्लूड करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से
पहले जो लॉ थे उससे रिलेटेड भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें जो 2 डॉक्ट्रिन लगती हैं वो है, पहली डॉक्ट्रिन ऑफ एब इनिशियो और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ एब इनिशियो क्या होता है कि कुछ लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि जैसे हमने वो लॉ बनाया हुआ था ज़मींदारी सिस्टम था। ठीक है, वो हमने हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसको हमने नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, दूसरी हमारी जो सेवरेबिलिटी है, ठीक है, उससे हम ये समझते हैं कि अगर एक पूरा लॉ दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से अगर कुछ पार्ट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट या किसी भी चीज़ से वो कर रहा है, मतलब उसको थोड़ा बिगाड़ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे स्टेटस को, तो हम पूरे लॉ को ख़त्म करने के अलावा हम सिर्फ उतने पर्टिकुलर एक जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हम उसको जो है वो नल एंड वॉइड कर देते हैं, बाकी पूरा का पूरा लॉ वैसा ही रहता है। ठीक है, समझ गए ना आप? मैं फिर से बता देता आपको एक बार। सेवरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लो अगर एक पूरा लॉ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से सिर्फ हल्का सा एक पार्ट ही जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू देता है, मतलब उसका अपोजिट बोल रहा है कुछ, तो हम पूरे लॉ को ख़त्म करने के अलावा हम सिर्फ उतने से ही उसको जो है वो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें भी हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि क्या क्या टाइप के लॉज इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है लॉज, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और बहुत कुछ। ठीक है पर ये क्लियर नहीं है कि मतलब अभी आपको यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो लॉ है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंक्लूड करता है और पर्सनल लॉ को इंक्लूड करता है या नहीं करता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है कि मुस्लिमों का अलग लॉ, फिर उसके बाद उसका अलग लॉ, हिंदुओं का अलग लॉ, तो वैसे वैसे करके। ठीक है, तो इसमें भी हमारा एक केस हुआ था नरसू अप्पू मल्ली केस 1952 का। ठीक है, तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो पर्सनल लॉ हैं वो डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंडर नहीं आते हैं। अब उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया, कहते अगर पर्सनल लॉ जो है वो डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंडर आते तो हम कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा आर्टिकल 44 है हम उसके बारे में कभी बात ही नहीं करते। अगर हमने आर्टिकल 44 अलग से लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारे रिलीजियस लॉ है वो अलग लॉ हैं और जो हमारे सिंपल लॉ हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो अलग लॉ हैं। ठीक है, और दूसरा इन्होंने रीज़न दिया कि जो हमारा आर्टिकल 25 का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे हमने रिलीजन को प्रैक्टिस करने को, प्रोपेगेट करने को, ठीक है, उनको राइट दिए हुए हैं, इसलिए हमने पर्सनल लॉ जो है वो हमारे आर्टिकल 13 के उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास अमेंडमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये केशवानंदा भारती केस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ तो नहीं बोल सकते पर मतलब बहुत कुछ चेंज कर दिया, वो होता है हमारा केशवानंदा भारती केस। ठीक है, इसको मैं एक अलग वीडियो से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है और इसको इस वीडियो में डील नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है, आर्टिकल 14 की बात करते हैं हम, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे आर्टिकल हैं ये, ठीक है, 14 to 18,
उसमें से जो पहला हमारा आर्टिकल है, ठीक है, वो एक जनरल रूल है। जैसे हमारे होता है ना कि एक फॉर्मूला दिया होता है और उससे रिलेटेड हमें एग्जाम्पल सोल्व करने होते हैं, तो उसी तरह ये हमारा आर्टिकल 14 जो है वो एक जनरल रूल है, और आर्टिकल 15, 16, 17 जो है उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब इस जनरल रूल के प्रिंसिपल क्या हैं, ठीक है, तो दो प्रिंसिपल हैं इसमें। पहला है इक्वालिटी इन जनरल और दूसरा है रीजनेबल क्लासिफिकेशन अमंग पर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक या फिर हम स्पेशल प्रोविज़न देंगे जो हमारे पास वीकर सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी, ठीक है। अब इसमें स्टेट को अलाउ होता है अफर्मेटिव एक्शन करना। अब आप पूछोगे कि अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है ये। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम रिजर्वेशन किसी के हित के लिए दे रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के डिसएडवांटेज के लिए। मतलब अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हम किसी के हित के लिए दे रहे हैं, ना कि किसी दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने अफर्मेटिव एक्शन, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड है, पर इस टाइप के कीवर्ड्स ही आपको अपने मेंस में लिखने हैं और इस टाइप के कीवर्ड से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 हमारा प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। अब इसमें मैंने ये वर्ड लिखा है ओनली ऑन। ओनली ऑन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद, मतलब ओनली ऑन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली ऑन का मतलब क्या है, देखो आपको हर एक वर्ड को इतने ध्यान से देखना है कि कल को अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्री मेंस किसी में भी, या आपको जनरली अगर आप किसी लाइफ में भी हो, ठीक है, आप लाइफ का एग्जांपल भी ले सकते हो, तो भी आपको किसी भी मतलब आपको हर एक चीज़ के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ओनली ऑन का मतलब ये होता है कि इन 5 ग्राउंड्स के अलावा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अलावा किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर हम मुस्लिम को रिज़र्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये बोल के कि वो रिलीजन से रिलेटेड, तो हम उसको कभी भी रिज़र्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे मना किया है कि अगर हमने रिलीजन के बेसिस पे अगर हमने मुस्लिम को वो दे दी, रिज़र्वेशन दे दी, तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, उनके लिए तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी ये। इसलिए हम रिज़र्वेशन मुस्लिम को रिलीजन के ग्राउंड पे नहीं दे सकते, ना ही हम किसी पर्टिकुलर रेस को दे सकते हैं बाकियों के अगेंस्ट, ना किसी एक कास्ट को, ना सेक्स को, ना प्लेस ऑफ बर्थ को। सेम आप एग्जांपल देख लेना। पर अगर हमें रिज़र्वेशन देना है मुस्लिम को, तो हम उनको बैकवर्डनेस के ग्राउंड पे दे सकते हैं, ठीक है। बैकवर्डनेस के ग्राउंड पे क्यों दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं ओनली ऑन दीज 5 ग्राउंड्स, ठीक है। उसके अलावा हम किसी भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो बैकवर्डनेस है ये प्राइवेट भी हो सकता है, मतलब ये जो बैकवर्डनेस है ये प्राइवेट में भी होगा, इंडिविजुअल में भी होगा, तो मतलब किसी में भी हो सकता है। अब इसमें स्टेट जो है वो ना ही मतलब ना केवल उसको रोकेगी, मतलब ना केवल वो डिस्क्रिमिनेशन ना ही करेगी, और अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको भी रोकेगी, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन में भी मैं आपको 2-4 ये ग्राउंड बता देता हूँ कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप अगर किसी दुकान में जा रहे हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट, सेक्स, रिलीजन से आ रहे हो तो आप इस शॉप को एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही किसी रेस्टोरेंट में, ना ही किसी होटल में, ना ही किसी ऐसे प्लेस में जहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह हो रहा हो, जैसे फेयर, मेला वगैरह जहाँ पे भी है,
ठीक है, ना ही किसी टैंक या फिर वेल, मतलब जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वेल्स समझ जाओ अब आप, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका वर्ड, ठीक है। पर ये याद रखना कि ये वेल्स और टैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है उसको मेंटेन कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल के भाई टैंक और व्हील में चले गए और आपने भाई वहाँ पे अपने अधिकार मांगना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 में भी हमें वुमेन्स और चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सोशल एजुकेशन बैकवर्ड, जैसे SC ST से रिलेटेड, ठीक है, उनको एजुकेशन में, जॉब में, स्कॉलरशिप, मतलब ये वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और EWS से रिलेटेड भी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया, हम कैसे पता करेंगे कि ये पर्टिकुलर कास्ट या ये पर्टिकुलर वो जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड भी 2-3 केस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कास्ट, सिर्फ अगर हम कास्ट के बेसिस पे देख रहे हैं तो वो जो है वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, ठीक है। इसमें पॉवर्टी जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर हमें आर्टिकल 15 में हमें किसी को रिजर्वेशन देनी है तो पॉवर्टी एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। दूसरा केस हुआ था हमारा इंदिरा सावानी केस, अगर आपको सभी को पता होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें कास्ट को एज अ मेन क्राइटेरिया बनाया, ठीक है। बाद में जाके जो हम जनरल वालों को या उनको रिजर्वेशन देते हैं वो EWS में, तो वो इंदिरा सावानी के केस के जजमेंट के बाद ही हुआ था, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, ठीक है। और तीसरा है नालसा जजमेंट, ठीक है। ये ट्रांसजेंडर को जो है वो इस आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास आर्टिकल 16। मुझे लगता है आपको ये सारा समझ आ रहा होगा, मैं लास्ट में जाते जाते फिर से आपको रिकैप करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर स्टेट, ठीक है। अब इसमें जो ग्राउंड्स हैं वो आप देखोगे वही सेम, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, बर्थ प्लेस, पर इसमें 2 और इंक्लूड करते हैं, वो है डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंट, ठीक है। अब जो हमने आर्टिकल 15 में ये देखे थे ग्राउंड्स और आर्टिकल 16 में ग्राउंड्स देखे थे, तो हमने उनमें डिफरेंस क्यों रखा और इनमें डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 में हमने ब्रॉड इसलिए रखा क्योंकि ये जो हम इसमें रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं वो हर एक बैकवर्ड कास्ट के लिए है, ठीक है। और आर्टिकल 15 में हमने नैरो इसलिए रखा था क्योंकि वो सिर्फ सोशो और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, ठीक है। स्टेट जो है वो प्रोविज़न बना सकती है किसी भी स्टेट के, मतलब किसी भी उसके रिजर्वेशन के लिए, कास्ट के। अब आपको पता होगा कि UPSC में भी OBC के लिए इतने इतने, मतलब जब भी वो, मतलब OBC, मतलब जब भी UPSC अपने नोटिफिकेशन में पोस्ट निकालता है तो उसमें SC की अलग पोस्टें होती हैं, ST की अलग पोस्टें होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह पर ये जो रिज़र्वेशन है वो हमेशा 50% होनी चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब 50% से ऊपर जो है अगर हो रही है तो वो जो जनरल कैटेगरी है या अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए फिर वो डिसएडवांटेज बन जाता है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको इसका एग्जांपल देता कि कोई एक स्टेट है, ठीक है, या कोई भी एक पोस्ट है, उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो क्या हम उसमें रिजर्वेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगर किसी भी एक स्टेट या कोई भी अगर मिनिस्टर भी, मतलब मिनिस्ट्री में भी अगर कोई वो आ रही है, पोस्ट आ रही है जिसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो क्या हम उसमें रिजर्वेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है।
मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करवा देना चाहता हूँ जो भी हुआ। सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। नेचुरल राइट हमने वो देखे थे जो नेचर से आ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से थे, फंडामेंटल राइट वो थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो पार्ट 3 में आते हैं वो राइट थे, और लीगल राइट थे जो लॉ के बैकिंग से आ रहे थे। उसके बाद यूनिक हमने इंडिया में देख लिया कि सिटीज़न और नॉन सिटीज़न में था, और ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं दोनों उसके, स्टेट और सेंटर के, और इसमें लोकल अथॉरिटी का भी होता है, पर इसमें जुडिशरी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल हमारे पास आ गया 13 में जुडिशल रिव्यू था। जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशरी के पास पावर है रिव्यू करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 आ जाता है हमारे पास, आर्टिकल 13 में ये इसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, और बाय लॉ रूल रेगुलेशन सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने बात की थी कि भाई स्टेट अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये है कि किसी के फेवर में ले सकता है बट किसी के अगेंस्ट में नहीं ले सकता। उसके बाद आ गया हमारे पास आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हमने बताया था कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 5 ग्राउंड में ही नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर किसी और ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो वो चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 16, जहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, बाकी मैं आपको आर्टिकल 17 और 18 जो है वो मैं आपको कल करवा दूँगा। अभी टाइम बज रहा है 12:40। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आप कल सुबह 5 बजे। तब तक अगर आप जाग रहे हो, अगर आप नाइट पर्सन हो तो अच्छे से पढ़िएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं सुबह 5 बजे।